Okay, so good evening, everyone. We are going to take up a certain doubts of students in this session. तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें बताना है कि लीजा कंपनी के करेक्ट टोटल करंट एसेट्स कितने होते हैं. ठीक है. December 31st बैलेंस शीट रिपोर्टेड द फॉलोइंग करंट एसेट्स. कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है और इन्वेंट्रीज है. एन एनालिसिस ऑफ द अकाउंट डिस्क्लोज दैट द अकाउंट रिसीवेबल कंप्राइज्ड ऑफ द फॉलोइंग. अकाउंट रिसीवेबल में कह रहे हैं ये सारी चीजें आ गई. ठीक है. ट्रेड अकाउंट्स 48,000 ये तो आने ही चाहिए, और अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉसेस ये भी इसके अंदर से माइनस हो जाएगी. तो मेरे नेट अकाउंट रिसीवेबल्स कितने हैं? $47,000. अब ये है सेलिंग प्राइस ऑफ लीसास अनसोल्ड गुड्स सेंट टू जैक्स ऑन कंसाइनमेंट नॉट इंक्लूडेड इन लीसास एंडिंग इन्वेंट्री. अगर मैं कंसाइनर हूं और ये मेरा कंसाइनी है जिसको मैं गुड्स कंसाइन करता हूं, एज एन एजेंट है वो मेरे लिए, और मैं उससे फर्दर मार्केट्स में गुड्स अपने बिकवाता हूं, तो इसके पास जितनी भी इन्वेंट्री पड़ी होगी ना ईयर एंड पे मेरे कंसाइन गुड्स की, वो मेरी इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा, ना कि कंसाइनी की इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा. एंड वो भी एट द रेट कॉस्ट प्राइस बनेगा. तो ये इसको सेलिंग प्राइस पे लिया हुआ है. सेलिंग प्राइस पे क्या लिया हुआ है? $13,000, जिसके अंदर एक लोडिंग है, यानी कि आप कह सकते हैं प्रॉफिट है कितने का? 130% ऑफ कॉस्ट, यानी कि 30% ऑफ कॉस्ट. राइट. 30% ऑफ कॉस्ट का प्रॉफिट है. तो x प्लस 30% ऑफ x कितना है? 13,000. तो यहां से x आ जाना चाहिए $10,000. ये $10,000 शुड बी अ पार्ट ऑफ माई इन्वेंट्री एंड शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल. अकाउंट रिसीवेबल मेरे 45,000 के हो गए. कैश मेरा 35,000 का हो गया. और इन्वेंट्री 10,000 30,000 की थी, 10,000 से और बढ़ गई क्योंकि वो मेरी ही है. बस वो मेरे कंसाइनी के पास पड़ी है, बट है तो ओनरशिप मेरी ही 40,000. तो इसका सम कितना आ जाना चाहिए? 35,000, 47,000 and 40,000 comes out to 122,000. तो 122,000 is your answer. ठीक है. This is how it is done. चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट व्हेन अ कंपनी applying the lower of cost or market method reports its inventory at replacement cost? Very simple it is. देखिए लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट क्या होता है? एलसीएम लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट क्या होता है? कि हमें मिडल वैल्यू लेनी है. किसकी मिडल वैल्यू लेनी है? या तो मेरी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट की, या तो एनआरवी की. एनआरवी विच इज सेल प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल, यानी कॉस्ट टू कंप्लीट या कॉस्ट टू डिस्पोजल, कोई भी ले सकते हैं. और एनआरवी लेस नॉर्मल प्रॉफिट. वो कह रहे हैं कि ऐसा कब होगा कि आप एलसीएम फॉलो कर रहे हैं और आप इन्वेंट्री को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे, मतलब इस पे मार्क कर रहे हैं. इस पे मार्क आप तब करोगे ना जब ये मिडल वैल्यू. और इन्वेंट्री मैक्सिमम, एनआरवी एनआरवी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्स के बाद ये मिडल वैल्यू आएगी और उसके बाद लोएस्ट वैल्यू आनी चाहिए. और ये लोएस्ट कैसे हुई? क्योंकि एनआरवी अगर मैक्सिमम है और एनआरवी माइनस नेट प्रॉफिट इस मैक्सिमम वैल्यू से तो कम ही होगा, क्योंकि इसके अंदर से नेट प्रॉफिट हटाया गया है. और है मेरी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट. करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो मेरा एलसीएम बन रहा है, मेरी चॉइस हो रही है, तो ये होनी चाहिए मिडल वैल्यू. राइट. तो ये मिडल वैल्यू कब पॉसिबल है? जब एनआरवी इससे बड़ा हो और एनआरवी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इससे छोटा हो. तो the NRV is greater than the replacement cost. The original cost is less than the replacement cost. ये तो अपने को पता ही नहीं है अभी, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है. ठीक है ना. इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है. तो इसीलिए only 2 is correct, because to select or
to measure your inventory at CRC file following lower of cost or market, current replacement cost should be the middle value, whereas NRV should be your max value and NRV minus net profit should be your lowest value. एनालिसिस का क्वेश्चन था, बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था. चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए. A company manufactures and distributes replacement parts for various industries as of December 31st year 1. The following amounts pertain to the company's inventory. तो मैं कह रही हूँ वैल्यू ऑफ द कंपनीज इन्वेंट्री बतानी है अंडर वेटेड एवरेज. अरे वेटेड एवरेज के अंदर हम क्या लगाते हैं? वेटेड एवरेज पे इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू. अब लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से जो मतलब कॉस्ट और एनआरवी में जो से कॉस्ट और एनआरवी में से जो भी छोटा होगा उसको हम इन्वेंट्री की कॉस्ट मानेंगे, उस पे हम इन्वेंट्री को अपनी वैल्यू करेंगे, राइट? तो एनआरवी कैसे निकलता है? देखिए एनआरवी निकलता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू. नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकलती है हमारा सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल, या फिर सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू कंप्लीट अगर वो WIP है तो, ठीक है? और फिर लेस कॉस्ट टू सेल आ जाएगा. अगर हम WIP की बात कर रहे हैं तो उसको भी बेचने का भी खर्चा लगेगा. तो एनआरवी. अब यहाँ पे मेरी एनआरवी अगर मैं निकालना चाहूँ, एनआरवी क्या होगी? सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल 48,000, 50,000, 28,000, 108,000. अब मुझे कॉस्ट और एनआरवी में से जो जो लोअर होगा फॉर ईच कंपोनेंट वो चूज करते रहना. इनमें से लोअर कौन सा है? ये. 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 तो अगर मैं देखूं मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 41,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 80,000. तो ये तो हो गया मेरा 1.5 लाख और ये हो गया मेरा $191,000. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आई होप इट इज क्लियर. आई होप देयर इज नो डाउट इन इट एनी मोर. थैंक यू सो मच. Okay, so let us move to our next doubt of students. अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक बात जाननी पड़ेगी. क्या जाननी पड़ेगी? कि देखिए जितने से COGS बढ़ेगी उतने से मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो जाएगी, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा ईयर एंड बैलेंस होता है, मेरे COGS हमारे जितने गुड सोल्ड है उसका खर्चा होता है. और एक और बेसिक सी बात हमें ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन के लिए, कि अगर हम किसी भी इन्वेंट्री मेथड से लीफो में जा रहे हैं ना, तो जो भी एडजस्टमेंट होती है वो होती है लीफो रिजर्व अकाउंट में. ठीक है? अब लीफो रिजर्व अकाउंट एक लाइबिलिटी नेचर अकाउंट है ऑब्वियसली, और इसका क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है. अब आगे देख लीजिए. Due company uses the average cost inventory method for internal reporting purposes and LIFO for financial and income tax reporting purposes. At December 31st, the inventory was this using the average cost. तो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री वेटेड एवरेज या एवरेज कॉस्ट मेथड के हिसाब से कितनी है? $3,75,000. और अगर इसी को ही हम लीफो से करते तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती? $3,20,000. ठीक है? डिफरेंस कितने का है?
$55,000 का है। तो ये बेसिकली क्या है? एडजस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी कि एडजस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक, है ना। अब ये जो चेंज है 55,000 रुपए का, मैंने क्या बताया, जब भी हम कहीं से लीफो में जाते हैं तो ये चेंज कहाँ एब्जॉर्ब होता है? दिस चेंज इज एब्जॉर्ब्ड बाय हुम? बाय लीफो रिजर्व अकाउंट। आपकी बुक में आपको ऐसी थ्योरेटिकल सेंस भी मिल जाएगी, ठीक है। तो लीफो रिजर्व, अब हुआ क्या? The unadjusted credit balance in the LIFO reserve account on December 31 was 35,000, ठीक है। ऑलरेडी ऑलरेडी इसको कितना एब्जॉर्ब किया जा सकता है? ऑलरेडी 35,000 से, क्योंकि उतने का हमारा पहले से लीफो रिजर्व बना हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमारे को और 20,000 रुपए अकाउंट फॉर करने, और बाकी 20,000 रुपए अकाउंट फॉर करने के लिए अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम कर रहा हूं, तो कम कब होगी? जब मैं बाकी इस एडजस्टमेंट को अपना खर्चा मानूंगा सीओजीएस का। मेरे को सीओजीएस की वैल्यू को इन्फ्लेट करना पड़ेगा, ठीक है। कितने से इन्फ्लेट करना पड़ेगा? अब 20,000 से इन्फ्लेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पहले ही हमने 35 तो उसके अंदर एडजस्ट करने के लिए हमारे पास ये बैलेंस है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सीओजीएस को इन्फ्लेट करने के लिए सीओजीएस को डेबिट करना पड़ेगा टू लीफो रिजर्व by the balance amount which wasn't absorbed before 20,000। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, बट हाँ, यू विल नॉट फाइंड मच ऑफ दिस क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन ही होता है ऐसा जिसके अंदर आपके टोटल अकाउंटिंग एनालिसिस स्किल्स लगते हैं। स्टिल मैं एक बार आपको जो मैंने आपको समझाया उसको एक बार बुक से भी पढ़ा देता हूँ, ताकि आपको एनालिसिस मिल जाए। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का एक बार लॉजिक समझते हैं। जो मैंने बताया उसको बुक ने कैसे समझाया है। द लीफो रिजर्व अकाउंट इज एन अलाउंस दैट एडजस्ट द इन्वेंट्री बैलेंस स्टेटेड अकॉर्डिंग टू द मेथड यूज्ड फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस। तो बेसिकली एडजस्टमेंट के लिए एक अकाउंट हमने बनाया हुआ है, लीफो रिजर्व का अकाउंट, टू द लीफो अमाउंट अप्रोप्रिएट फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। तो बेसिकली हो क्या रहा है? एक हो रही है मेरे पास इंटरनल रिपोर्टिंग, और एक हो रही है मेरे पास एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। और इंटरनल रिपोर्टिंग में मैं एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड से यूज करता हूँ। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए मैं लीफो। तो जब मैं इनको चेंज करता हूँ ना हर साल ईयर एंड पे, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में इंटरनल रिपोर्ट्स को, ताकि मेरे यूजर्स देख पाए उसको, तो मैं उसके बीच का जो भी इफेक्टिव डिफरेंस होता है वो किसके अंदर डाल देता था? मैं उसको डाल देता था अपने लीफो रिजर्व अकाउंट में। इफ द लीफो effect is 55,000 and the account has a 35,000 credit balance, it must be credited by 20,000 with a corresponding debit to COGS। जो मैंने आपको समझाया वही इन्होंने थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट हाँ मतलब सेम है। मैंने आपको यही चीज समझाई है। आई होप दिस डाउट इज क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। On October 1, the Ajax company consigned 100 television sets to M&R retailers. Each television set had a cost of this. Freight on the shipment was paid by Ajax to the amount of this. Okay. On December, अब ये तो Ajax, देखिए Ajax कौन है? हमारा कंसाइनर। इसने कंसाइन करी है इन्वेंट्री टू M&R रिटेलर्स। तो बेसिकली होता क्या है? M&R रिटेलर्स ने इन्होंने इसको क्या भेजी? इन्होंने इनको भेजी इन्वेंटरी। और इन दोनों के बीच में कैसा अरेंजमेंट है? कंसाइनमेंट का अरेंजमेंट है। और रिटेलर ने बदले में एजैक्स को क्या दिया? वो ये जो M&R रिटेलर है, ये कस्टमर को एजैक्स के गुड्स बेच देता होगा, सेल करता होगा, और बदले में इसके जो भी सेलिंग कॉस्ट वगैरह लगी उसको अपने पास रखने के बाद बाकी सारा अमाउंट ये क्या करता होगा?
पे कर देता होगा टू एजैक्स, ऐसा ही होता होगा ऑब्वियसली। तो ऑन December 1 M&M सबमिटेड एन अकाउंट सेल्स स्टेटिंग दैट इट हैज सोल्ड 60 सेट्स। तो इसने क्या भेजे हैं, 60 टीवीज, बेसिकली 60 टीवी की सेल हो गई है। इसने तो इसको 100 टीवी बेचे थे, 100 टीवी में से 60 इसने बेच दिए, 40 इसके पास इन्वेंट्री में पड़ा है। एंड इट रेमिटेड इतना पैसा, मतलब $12840 have been remitted. $12840 have been remitted. The remittance was net of the following deductions from sale price of the television sold. तो ये तो रेमिटेंस है। ये रेमिटेंस कैसे निकली? ये रेमिटेंस निकली जो भी हमारा सेल प्राइस था, सेल प्राइस ऑफ 60 टीवीज जो था ना, सेल प्राइस ऑफ 60 टीवीज जो था ना, उसके अंदर से पहली बात तो कमीशन चार्ज हो गई। ये 60 टीवी का सेल प्राइस अगर मैं इसको मान लू एक्स, सेल प्राइस ऑफ 60 टीवी, सेकंड, सेल प्राइस ऑफ 60 टीवी को एक्स मान लू, तो कमीशन कितनी हो जाएगी, 0.2x। तो इसके अंदर से जितना पैसा उसने कलेक्ट किया, किसने, M&R रिटेलर ने, उसके अंदर से 0.2x, 20% ऑफ एक्स क्या हो गया, कमीशन पे हो गया, और 500 रुपए की एडवर्टीजमेंट का खर्चा हुआ, और 100 रुपए का डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गया, राइट। तो आपको एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिल गई, 12840 इज इक्वल टू x माइनस 0.2x minus 500 minus 600, that is minus 500 minus 100 is minus 600। ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 12840 प्लस 600 कितना हो गया आपका, 13440, विच इज 0.8x। तो x यानी कि सेल प्राइस ऑफ 60 टीवीज कितना हो गया, 13440 डिवाइडेड बाय 0.8 comes out to 16800। तो दिस इज योर आंसर, 16800। तो बहुत 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 इजी क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ करने वाला ही नहीं था, ये बेसिक मैथमेटिक्स थी, बेसिक मैथमेटिक्स। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर lending me your ears. These were the doubts I wanted to take in this session.